हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज के अंतर्गत हम यूनिट 10 को यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो यूनिट 10 का यह 12वां लेक्चर है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ब्रज भाषा मुख्यतः किस अंचल में बोली जाती है ना? ऑप्शन है मालवा क्षेत्र, चंबल क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, चंबल क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। अब या तो वो क्षेत्र दे सकता है या फिर वो जिले पूछ सकता है। तो अगर चंबल क्षेत्र लिया है, जिले पूछे जाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ग्वालियर, मुरैना और भिंड, ये चंबल क्षेत्र के 3 प्रमुख जिले हैं जहां पर ब्रज भाषा प्रयोग की जाती है, प्रचलित है। ये आपको याद रखना है। और यदि हम कुछ और बात करें तो ब्रज भाषा, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और साथ ही साथ ब्रज भाषा का जन्म सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये 2 प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और सौर सैनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। दूसरा प्रश्न है, ब्रज भाषा की उपबोलियां कौन सी हैं? ऑप्शन है सिकरवारी, तोड़धारी, लोधधारी, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, सिकरवारी, तोड़धारी, लोधधारी, ये ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं। वो कहाँ बोली जाती है? ब्रज मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से चंबल क्षेत्र में, ग्वालियर, मुरैना, भिंड बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और सौर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पवारी या भोयरी बोली जाती है? रीवा, सतना, सीधी, बैतूल। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, बैतूल में बोली जाती है। साथ ही साथ पवारी क्षेत्र अगर हम देखें तो बैतूल, छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से टूटकर जो नया जिला बना है पांडुरना, तो पांडुरना में भी, तो ये 3 जिले है ना पवारी बोली से संबंधित है, याद रखना है। अच्छा, कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे पवारी बोली, ध्यान रखिएगा, मालवी बोली की ही उपबोली है। तो पवारी बोली का विकास किससे हुआ है? मालवी बोली से ही हुआ है, तो मालवा की उपबोली मानी जाती है। और दूसरा, इस जो पवारी बोली के बारे में, तो पवारी जाति के लोग यहाँ पे बोलते हैं, है ना। और ध्यान रखिएगा, इस बोली के बारे में उल्लेख हमें मिलता है एक पुस्तक से, नव सहसांक चरित, है ना। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, नव सहसांक चरित। ये किसने लिखी है? तो पद्मगुप्त ने लिखी है। पद्मगुप्त कौन थे, है ना? तो ध्यान रखिएगा, एक परमार राजा है सिंधुराज, तो सिंधुराज के दरबारी कवि थे पद्मगुप्त, जिन्होंने लिखी है नव सहसांक चरित, जिससे हमें, है ना, इस बोली के बारे में जानकारी मिलती है, ये आपको याद रखना है। और किस राजा के लिए लिखी गई है ये पुस्तक नव सहसांक चरित? तो ध्यान रखिएगा, परमार राजा सिंधुराज के लिए लिखी गई है। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में बारेला बोली बोली जाती है ना? महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, तीनों ही जिले खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन में बारेला बोली बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, बारेला ये भील जनजाति के अंतर्गत है, भिलाला भी बोलते हैं, तो भील और भिलाला जनजाति के द्वारा इस बोली का प्रयोग किया जाता है, बारेला बोली का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में भरनौती या भरियाटी ना बोली जाती है? महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है पांडुरना, छिंदवाड़ा, दोनों, खरगोन। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, पांडुरना और छिंदवाड़ा, इन दोनों ही जिलों में भरनौती बोली जाती है। अच्छा, कौन बोलता है? तो ध्यान रखिएगा, भारिया जनजाति के द्वारा बोली जाती है। और भारिया जनजाति का जो मूल निवास स्थान है वो छिंदवाड़ा ही है, छिंदवाड़ा का पातालकोट। तो भारिया के द्वारा भरनौती बोली जाती है, हाँ, याद रखना है। बाकी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, जिसमें भारिया आती है, सहरिया आती है और एक बैगा जनजाति आती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भरनौती या भरियाटी बोली में कौन सी भाषाओं या बोलियों का मिश्रण है? ऑप्शन है बुंदेलखंडी, गौंडी, कोरकी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, तो बुंदेलखंडी, गौंडी और कोरकी, इन तीनों का ही मिश्रण है, किसमें? भरनौती के अंतर्गत, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने बताया कि छिंदवाड़ा, पांडुरना वाले क्षेत्र में इस बोली का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बघेली बोली किसका एक रूप है ना? तो ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो बघेली बोली है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। तो
तो पूर्वी हिंदी अगर हम बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत एक तो बघेली आ जाती है, बघेली, एक होती है अवधी, है ना, तो अवधी, और एक तीसरी होती है छत्तीसगढ़ी, है ना, तो छत्तीसगढ़ी। तो ये तीन, है ना, ये किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। यदि हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो यहाँ से पूछा जा सकता है, तो पश्चिमी हिंदी में राजस्थानी आती है, राजस्थानी आती है, ध्यान रखिएगा, हरियाणवी आती है, हरियाणवी, है ना, तो माफ करिएगा, हरियाणवी है, कन्नौजी है, कन्नौजी है, ब्रज है, ब्रज, है ना, बुंदेली है, बुंदेली, बुंदेली, है ना, तो हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, ये किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों में बघेलखंडी और बुंदेलखंडी बोली का मिश्रित प्रभाव दिखाई देता है? तो दोनों बोलियों का प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन है कटनी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, सतना। तो सही कूट क्या हो जाएंगे? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 1 4। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कटनी में बिल्कुल है ना, सिंगरौली में तो ऐसा नहीं होगा, मिश्रित नहीं होगा, छिंदवाड़ा में नहीं होगा, सतना में होगा। तो आंसर आएगा 1 और 4, आंसर हो जाएगा डी। तो जो कटनी, सतना और कटनी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बघेलखंडी और बुंदेलखंडी दोनों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गोंडी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है ना? ऑप्शन है दक्षिणी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। ध्यान रखिए, गोंडी जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की प्रथम सबसे बड़ी जनजाति है। तो मध्य प्रदेश में पहले भील है, फिर गोंड है, फिर कोल है। तो जो गोंड है वो लगभग सभी जिलों में निवास करते हैं मध्य प्रदेश के, पर इनका मुख्य संकेंद्रण सतपुड़ा क्षेत्र है और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है। इसलिए आंसर के हिसाब से क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में गोंडी जनजाति बोली जाती है। तो मुख्य क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, जिले कौन से हो जाएंगे? जैसे है मंडा है, डिंडोरी है, बालाघाट है, शहडोल है ना, ये गोंडी जनजाति के मुख्य क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गोंडी भाषा दिवस महत्वपूर्ण है एमपीएससी प्रीलिम्स के लिए। गोंडी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 जनवरी, 2 फरवरी, 12 फरवरी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, 2 फरवरी को गोंडी भाषा दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, गोंडी बोली के लिए प्रयुक्त लिपि कौन सी है ना? तो ऑप्शन है सहेली, ग्रंथम, देवनागरी, कोई नहीं। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, देवनागरी। और देवनागरी का विकास ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी, और ब्राह्मी से ही देवनागरी का विकास हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो जैसे कि हमने बताया था, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज है, कन्नौजी है ना, बुंदेली है, ठीक है, तो ये सब आते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है? तो अवधी भाषा है ना, और आपका तो पूर्वी अवधी, है ना, तो अवधी मुख्य रूप से है आपका बघेली और छत्तीसगढ़ी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है, छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना। और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, खड़ी बोली, है ना, ब्रज, ब्रज, बुंदेली, बुंदेली, है ना, हरियाणवी, हरियाणवी, है ना, ये आती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो पैसाची, सोरसेनी, ब्राह्मण और अर्धमागधी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, सोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में मवासी बोली जाती है? तो मवासी जनजाति के द्वारा किन जिलों में बोली जाती है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा, पांडुना, दोनों उपरोक्त, नरसिंहपुर। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, छिंदवाड़ा और पांडुना मवासी जनजाति का क्षेत्र है, वहां पर मवासी बोली जाती है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकारों का संबंध बुंदेलखंडी बोली से रहा है ना? जागनिक, केशवदास, ईसुरी, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, जागनिक, केशवदास और ईसुरी तीनों का संबंध बुंदेलखंडी बोली से रहा है। अब यदि हम बात करते हैं जागनिक की, तो ध्यान रखना इनकी एक रचना है, क्या है? आल्हा खंड। तो आल्हा खंड इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है ना, लोग कवि जागनिक कहलाते हैं। आल्हा खंड लिखा है, इसमें आल्हा और उदल, ध्यान रखिएगा ये दो भाई थे, आल्हा और उदल, है ना, इनकी 52
युद्धों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। और आला उदल का युद्ध होता है किससे? पृथ्वीराज चौहान से, बाद में उदल की मृत्यु हो जाती है ना। तो आला खंड लिखा है किसने? याज्ञनिक ने। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, किस ऋतु में गाया जाता है आलाखंड? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और आलाखंड ध्यान रखना 20 वीर रस के प्रधान है, तो वीर रस प्रधान है आलाखंड, तो ये आपको याद रखना है। केशवदास जी है ना, केशवदास जी का संबंधी बुंदेलखंड क्षेत्र से है और इनकी रचनाएं हैं जैसे रामचंद्रिका, तो रामचंद्रिका है, रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया है, कवि प्रिया, विज्ञान गीता है ना, जहांगीर जस चंद्रिका है, नक्सिक वर्णन है, ऐसी कई सारी रचनाएं हैं। ईसुरी ईसुरी ये बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं और इन्होंने कई सारी रचनाएं हैं इनकी, ध्यान रखिएगा। ईसुरी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, पूछा जाता है सगुण है निर्गुण है, तो ईसुरी किसमें है? निर्गुण शाखा के कवि हैं, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, ईसुरी से संबंधित 3 पुस्तकें आपको मिलती हैं। ईसुरी की फागे, ईसुरी की फागे हैं है ना, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ईसुरी प्रकाश है और एक और है ईसुरी सतसई है, ईसुरी सतसई, तो ये पूछे जाते हैं किन्होंने लिखी हैं, तो ध्यान रखिएगा है ना। ईसुरी की फागे लिखी है बाबू कृष्णानंद गुप्त ने, कृष्णानंद गुप्त ने। और ईसुरी की प्रकाश लिखी है गौरी शंकर द्विवेदी ने, गौरी शंकर द्विवेदी है ना, इसको आपको याद रखना है। और ईसुरी सतसई किसने लिखी है ना, तो लोकेंद्र सेन नागर ने, तो लोकेंद्र सेन नागर, तो ये इनकी रचनाएं हैं, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेला बोली की उपबोलियां कौन सी हैं है ना? वनाफरी, खटोला, लोधाती, उपरोक्त सभी, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। बनाफरी, खटोला और लोधाती, ये तीनों की तीनों बोलियां बुंदेलखंडी बोली की उपबोलियों के अंतर्गत आती हैं। और बुंदेली मैंने बताया किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी की पश्चिमी हिंदी, तो आंसर आ जाएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बनाफरी उपबोली में लिखी गई है ना? ऑप्शन है रामचंद्रिका, आलाखंड, गीत गोविंद, पृथ्वीराज राशो, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आलाखंड जो है वो बनाफरी उपबोली में लिखा गया है, ठीक है। और बाकी आलाखंड किसने लिखा है? तो जगनिक ने लिखा है, जगनिक ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। अच्छा, अगर अन्य ऑप्शन पे जाए तो रामचंद्रिका केशवदास जी ने लिखा है, केशवदास, इन्हें केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, हृदयहीन कवि कहा जाता है। गीत गोविंद ये जयदेव की रचना है, जयदेव की रचना है। और पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई की रचना है, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा शब्दकोश का संकलन किसके द्वारा किया गया है? महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामशरण गौड़, माखन लाल जी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। रामशरण गौड़ जी ने है ना ब्रजभाषा के शब्दकोश की रचना की है। आगे बात करते हैं, बुंदेली शब्दकोश है ना का संकलन किसके द्वारा किया गया है? भगवत शरण, सुभद्रा कुमारी, रामचंद्र शुक्ल, महेश कटारे सुगम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। महेश कटारे सुगम के द्वारा बुंदेली शब्दकोश संकलन का संकलन किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रज का संकलन रामशरण और बुंदेली का संकलन है आपके महेश कटारे सुगम। अगला प्रश्न है, बुंदेली बोली में कौन सी बोलियों का प्रभाव या सम्मिश्रण देखने को मिलता है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। तो जो बुंदेली है उसमें अवधी भी मिलेगी आपको, ब्रज भी मिलेगी और खड़ी बोली भी मिलेगी, ये आपको याद रखना है ना। और ब्रज और खड़ी बोली की बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और अवधी की बात करें तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों में बुंदेली बोली का शुद्धतम रूप दिखाई देता है ना? तो ऑप्शन है छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो छतरपुर में, सागर में, टीकमगढ़ में, निमाड़ी में, है ना, अगर आप देखेंगे तो शुद्ध प्योर बुंदेली बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बुंदेली बोली का क्षेत्र है ना? ऑप्शन है दक्षिणी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, उत्तर मध्य प्रदेश में, है ना। तो इसके अंदर जैसे सागर है, दमोह है ना, वाले क्षेत्र आते हैं, छतरपुर है, टीकमगढ़ वाला क्षेत्र है, तो उत्तरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत है ना बुंदेली बोली का प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निमाड़ी दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण है, अभी हमने पढ़ा था गौड़ी भाषा दिवस है ना 2 फरवरी को, अब निमाड़ी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन
29 जुलाई, 15 नवंबर, 19 सितंबर, 10 अक्टूबर। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, 19 सितंबर को निमाणी दिवस मनाया जाता है। निमाण मतलब खंडगा और खरगोन जिले आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, निमाणी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महत्वपूर्ण है आपके लिए। पैसाची, सौरसेनी, ब्राचड़, अर्धमागधी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, सौरसेनी अपभ्रंश से निमाणी बोली का विकास हुआ है। इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, निमाणी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है श्री राम परिहार, जॉर्ज गियर्सन, महादेवी वर्मा, माखनलाल जी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा श्री राम परिहार जी के द्वारा निमाणी साहित्य का इतिहास, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। तो निमाणी साहित्य का इतिहास श्री राम परिहार जी के द्वारा लिखा गया है। जॉर्ज गियर्सन पर हम आगे बात करने वाले हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, निमाणी शब्दकोश है ना का संकलन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है राम नारायण उपाध्याय, राम शरण गौड़, महेश कटारे शुगम, रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, निमाणी शब्दकोश राम नारायण उपाध्याय के द्वारा है ना संकलित किया गया है। बाकी रामशरण गौड़ और महेश कटारे इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं है ना। तो रामशरण गौड़ ने ब्रज का और महेश कटारे जी ने है ना बुंदेली है ना शब्दकोश का संकलन किया है। आगे बात करते हैं, निमाणी बोली के साहित्यकार हैं। ऑप्शन है किन्होंने निमाणी बोली में साहित्य की रचना की है? ऑप्शन है संत सिंगाजी, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, राम परिहार, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों ने ही है ना निमाणी बोली में साहित्य सृजन किया है। अच्छा, यहाँ से सिंगाजी के बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं है ना। ध्यान रखिएगा संत सिंगाजी है ना, इनका जो जन्म स्थान है वो पश्चिमी निमाड़ माना जाता है, पश्चिमी निमाड़। और इनकी जो रचनाएं पूछी जा सकती हैं तो जैसे कि सात वार है, 12 मासी, 12 मासी है ना, 7 बार 12 मासी, 15 तिथि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं है ना। और ध्यान रखिएगा एक पुस्तक है परचुरी, इसका संबंध भी सिंगाजी से है और ये पुस्तक है ना सिंगाजी के शिष्य खेमदास जी के द्वारा लिखी गई है, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, निमाणी बोली की कौन सी उपबोलियां हैं है ना। ऑप्शन है गुरबी, बरगंडी, बारेला, भीली और उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा आंसर डी। तो गुरबी, बरगंडी, बारेला और भीली इन तीनों ही बोलियां हैं वो निमाणी की उपबोलियां कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मोहद गांव संस्कृत भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रचलित है, ये किस जिले में है? तो छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, नरसिंहपुर जिले के मोहद गांव में संस्कृत भाषा का प्रयोग आज भी होता है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज गियर्सन है ना किस बोली के लिए दक्षिणी हिंदी शब्द का प्रयोग किए हैं? तो ऑप्शन है मालवी, निमाणी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, निमाणी के लिए जॉर्ज गियर्सन ने दक्षिणी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, अगर हम जॉर्ज गियर्सन की बात करें तो यहाँ से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। बाद में फिर ये है ना भारत आ जाते हैं और ईस्ट जो कंपनी के कर्मचारी रहे हैं, सिविल सेवक रहे हैं और बाद में फिर इन्होंने आधुनिक तौर पर भारत में भाषाओं का अध्ययन किया है। तो आधुनिक तौर पर भारत में भाषाओं का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? जॉर्ज गियर्सन है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की है, इसे आपको याद रखना है। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की है? जॉर्ज गियर्सन ने की है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, ये किसने लिखा है? ध्यान रखिएगा है ना, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है। तो इस लेक्चर के में आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।